हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी इस यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अब तक 2 लेक्चर मैं ले चुका हूँ और ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसमें हमने एम.एन. रॉय से लेकर जो हमारा ऑगस्ट ऑफर हुआ था उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, कैसे कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखी गई और इनके इलेक्शन जो हुए थे जुलाई अगस्त में, और 9 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टोटल मेंबर्स आए थे वो 389 मेंबर्स जो हैं मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे या सिलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और मैंने बताया था आपको जो इनमें मेंबर्स थे वो कुछ मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड थे और कुछ जो थे वो आपके इलेक्टेड थे। जो नॉमिनेटेड थे वो कौन थे? जो हमारे इंडिया में प्रिंसली स्टेट से जो बिलोंग करते थे, उनके लिए इलेक्शन ना करवाकर उनको डायरेक्टली हमने नॉमिनेशन करवा दिया था। और जो इलेक्टेड थे वो मैंने आपको बताया था कि आज की जनरेशन जैसे एडवर्ड फ्रेंच जैसे नहीं था। उस टाइम में बहुत ही लिमिटेड फ्रेंच, एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे लक्ष्मीकांत में, लिमिटेड फ्रेंच। जैसे एडवर्ड फ्रेंच आज के जनरेशन में या आज के दौर में जब हम 18 एज से अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, कोई भी जाके वोट डाल सकता है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 था, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन के प्रावधान थे उसी हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। तो उसमें प्रावधान कुछ ऐसे थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे सिर्फ वही वोट डालेंगे, और जिनके जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जो टैक्स भरते थे, इस तरीके कुछ कंडीशंस थी लिमिटेड फ्रेंचेस में। तो उस तरीके से इनका इलेक्शन हुआ था। तो अब इसमें हम देखते हैं कि मेंबर्स कौन कितने कितने थे। तो जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे वो 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, डायरेक्टली जो नॉमिनेशन के थ्रू आए थे। और इसमें जो थे 296 मेंबर्स थे जो कि इलेक्टेड होके आए थे। तो जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो इनके इलेक्शन हुए थे उसमें 208 सीट तो अकेले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ले गई थी। जो 296 मेंबर्स इलेक्टेड होकर आने थे उसमें 208 मेंबर्स जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। और जो 73 मेंबर्स फ्रॉम द मुस्लिम लीग और लेफ्ट 15 मेंबर्स फ्रॉम द अदर मीन्स जो इंडिविजुअल पार्टीज़ थी, जो छोटी छोटी पार्टीज़ थी, उसमें से जो मेंबर्स विन हो के आए थे वो 15 मेंबर्स थे। और इनके नाम भी आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, या आप गूगल पर सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 208 सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विन किया था और 73 सीट जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा विन किया गया था। और आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो 296 मेंबर्स जो इलेक्टेड होके आने थे वो बेसिकली 2 जियो से आने वाले थे। आपको पता है कि हमारे इंडिया में एक तो प्रिंसली स्टेट था, दूसरा ब्रिटिश प्रोविंस था। बट ये ब्रिटिश प्रोविंस में से भी ब्रिटिश काल में दो से डिवाइड किया गया था। एक जो आपका कमिश्नरी स्टेट
और दूसरा आपका गवर्नर प्रोविंसेस। इसे भी कमिश्नरेट प्रोविंसेस ही बोला जाता था। तो इन दो बेसिकली डिवाइडेड था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था वो इन दो बेसिक प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसमें से जो कमिश्नरी स्टेट प्रोविंसेस जो मेंबर आने थे वो 4 थे, और यहाँ से जो है 292। ये भी कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, मैंने इसी वजह से ही आपको जानकारी दे दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो 292 मेंबर्स थे और ये जो 4 मेंबर्स थे, ये 4 मेंबर्स स्पेशली आपको याद रखना है। ये एम लक्ष्मीकांत में दिया गया है कौन कौन से, मैं आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे वो चारों प्रोविंसेस के नाम, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को इनका फर्स्ट सेशन हुआ। तो इसमें जो टोटल मेंबर्स आने थे 389, बट इसमें जो टोटल मेंबर्स आए वो 211, 211 मेंबर्स जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन में 211 मेंबर्स आए। इनमें से भी जो 208 मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो तो कम्प्लीटली आए थे, और बाकी जो बचे मेंबर्स हैं 3 मेंबर्स वो अदर्स से आए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका मुस्लिम लीग था, ये वाला मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग जो था 73 सीट के साथ होल्डिंग के साथ, उसने बाइकआउट किया था इस सेशन का, और जो ये 15 अदर्स थे इसमें से भी कुछ लोगों ने इसका बाइकआउट किया था। और जो ये आपके 93 प्रिंसली स्टेट थे इन्होंने भी इसका बाइकआउट किया था। ये आपको याद रखना किस किस ने बाइकआउट किया था। एक तो प्रिंसली स्टेट टोटली ने बाइकआउट किया था, और एक मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, और इसमें जो बाकी अदर मेंबर्स थे 12 मेंबर्स जो बचे थे उन लोगों ने बाइकआउट किया था। तो इनके कुछ मेन रीज़न बता दूं। जैसे प्रिंसली स्टेट का मेन रीज़न क्या था कि एक तो उनकी जो सत्ता थी, जैसे वो राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जी रहे थे, उससे उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो उनकी लग्जरियस लाइफ थी वो इंडेंजर है, ख़तरे में है। तो इसी वजह से ये प्रिंसली स्टेट आने को तैयार नहीं थे। और दूसरे जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने ये रीज़न दिया कि जो हमारी मेजॉरिटी है इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो हमारी बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको साफ दिख रहा है कि हाँ जो डोमिनेंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, तो इनकी कहाँ चलने वाली है। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया, और जो सेपरेशन ऑफ इंडिया था और जो इंडिया का विभाजन था, पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी, वो एक बार फिर से जोर पकड़ने लग गई थी। तो आपने देखा जो फर्स्ट सेशन जो हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ। देन इस फर्स्ट सेशन में आपको कुछ इम्पोर्टेंट नेम याद रखने, जैसे कि उस टाइम का जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, उस असेंबली का जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो डॉक्टर एस एन सिन्हा। डॉक्टर एस एन सिन्हा को उस टाइम का करेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया था, और बाद में जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने वो बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए वो एक नहीं बल्कि 2 बनाए गए। उनके नाम भी आपको याद रखना है। एक तो एस.सी. मुखर्जी,
और दूसरे थे आपके वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। ये कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेट पीसीएस में। हालांकि ये जो मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ ये आपके मेंस में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं आने के, बट हाँ प्रीलिम्स में इससे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना, आपको सब कुछ लेके चलना और सब कुछ पढ़ते हुए चलना है। तो इसी के साथ ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम आगे बात करेंगे कि जो पार्टीशन हुआ, आप सभी को पता, मैं यहाँ उससे पहले हम एक छोटी जानकारी रह गई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, जो आपका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर को, और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस चीज़ पे बड़ा ही ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसको बाद में आप जनवरी में आप देखेंगे, नेक्स्ट ईयर के जनवरी 1947 में, आई थिंक 27 जनवरी 1946 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत। तो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली था क्या, आपके एम लक्ष्मीकांत में डिटेल में दिया गया है, बट मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इससे रेयर चांसेस है क्वेश्चन आने के। बट फिर भी मैं आपको बता दूं जो प्रीएम्बल है उसका, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो इसी का मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फॉर्म इसी का है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। अगर क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही ड्राइव हुआ है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और 27 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों। अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद आपको पता है 3 जून 1947 को हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डे की तरह माना जाता है, क्योंकि 3 जून 1946 को ही माउंटबेटन प्लान लाया गया था। इसको 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन प्लान के भी नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली इसमें हमारे जो इंडियन का पार्टीशन की बात की गई थी 3 जून और उस टाइम के जो माउंटबेटन इस प्लान को लेकर आए थे। देन इसी के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, सॉरी 1947 पास किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो अब सॉवरन हो गया, मींस स्वतंत्र हो गया। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेज़ जा चुके थे और हमारे इंडिया का जो है पार्टीशन हो चुका था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत। और जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के मेंबर जितने भी थे, आपके जो 93 मेंबर्स थे वो टोटली ही जा चुके थे। तो अब जो इसके बाद जो सेशन हुए उसमें जो हमारे मेंबर्स टोटल 389 थे वो रिड्यूस हो गए, कितने रह गए आपके 299।
ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ बची थी। और इसी में आपको मैं बता दूं, जो प्रिंसली स्टेट थे, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के आने के बाद उनको थोड़ा सा खतरा सा महसूस हुआ, तो उन लोगों ने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। मैं आपको डेट बता दूं एक बार, 28 अप्रैल 1947 को बहुत से प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और फाइनली इसमें अगर हम बात करें, 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस रह गए और 70 प्रिंसली स्टेट्स रह गए। और आपको पता है मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो तो पाकिस्तान चले गए, तो उनका कोई मैटर ही नहीं है। तो टोटल स्ट्रेंथ जो हमारे पास बची वो 299, और इन्हीं मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। तो 26 नवंबर 47 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका था, और इसको एडॉप्ट किया गया 26 जैन यहाँ 47 नहीं है, 49 है, प्लीज़ करेक्ट दिस। 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री, कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। ये था आपका 3rd जूल प्लान। और हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एक्ट मीन्स हमारे इंडिया को जो आज़ादी मिली, और जो इंडियन पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो हमारा भारत था, भारत में जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहा था, कब से चल रहा था? 9 दिसंबर 1946 से। ये ब्रिटिश के अंदर चल रहा था, ब्रिटिशर्स के अंदर चल रहा था। और इसको जो देख रेख कर रही थी वो भी जो पार्लियामेंट था ब्रिटिश का, वही कर रही था। बट 15 अगस्त 1947 के बाद जो है हमारी बॉडी जो है, हमारी जो सॉवरेन बॉडी है, वो एक तो सॉवरेन हो गई, मीन्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिल गई, तो अब ये अपने फैसले खुद ले सकती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इन्हें ब्रिटिशर्स से कोई मतलब नहीं था। दूसरी चीज़, दूसरा जो फंक्शन, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रही थी, और इनका दूसरा फंक्शन जो ऐड हो गया, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। ये इनका दूसरा फंक्शन भी इनका ऐड हो गया कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया नया नया हुआ है उसके लिए कुछ नए लॉ बनाए जाएं। ऐसे तो हमारा इंडिया वर्क कर नहीं सकता, या ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे लॉ जो प्रीवियस कोई एक्ट में ऐसे लॉ आ चुके हैं जो इंडिया के लिए डेंजरस हैं, तो उनको ख़त्म करना है, ये सब इनके अंदर आ चुका था। पर ये भी आपका कब तक रहा, आपको ये भी समझना होगा। 26 नवंबर 1950 के बाद फिर से इनका एक ही फंक्शन रह गया। वो फंक्शन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो आपका कंप्लीट हो चुका था 26 नवंबर 1950 के बाद। इसी वजह से इनका एक ही फंक्शन रह गया, वो था ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। मैं यहाँ से शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का काम था। और जो आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था वो 26 नवंबर 1949 को, यहाँ 1949 कर लीजिएगा। ये छोटे मोटे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं,
मैंने भी अभी स्टार्ट ही किया है, तो इन सब छोटी मोटी गलतियों को प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो ऑर्डिनेंस लॉ मेकिंग का जो काम था ये इनका रह गया था, और ये भी कब तक चला, तो आपका जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हम देखेंगे कब हुआ, 1951 से लेकर 1952 तक जो इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए, तब तक इनका ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का काम था। उसके बाद ये भी हट गया और फाइनली जो है हमारा लेजिस्लेटिव का काम किसके पास चला गया, पार्लियामेंट के पास, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं या जो वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, वो उनका काम हो गया था। और इस तरीके से हमारी लाइन चली थी, कैसे कैसे, तो आप देख सकते हैं। हाँ, और जो इस टाइम पे वर्क चल रहे थे, ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो 2 फंक्शन कर रही थी। तो 2 फंक्शन जो कर रही थी वो अल्टरनेटिव डे पे कर रही थी। जैसे अगर एक दिन सपोज वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही है, तो सिर्फ उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ही काम होगा, और उसके नेक्स्ट डे या मतलब उस दिन वो सेकंड काम नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट डे वो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का काम करेगी। जो इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई थी, तो सेकंड डे वो काम करेगी। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम होता था, तो उस दिन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट रहते थे। और जिस दिन ये ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का काम करते थे, उस दिन आपके जो हैं जीवी मावलंकर इसका इनके प्रेसिडेंट होते थे, और ये इनके नेतृत्व होते थे। ये बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को, क्योंकि मेरी टंग जो है वो थोड़ी हैवी है और थोड़ी आप कह सकते हैं मोटी है। तो नेतृत्व कर रहे थे जीवी मावलंकर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काम था उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया जा रहा था। तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कैसे आया, तो आप देख सकते हैं। तो अब कल किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।